नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू श्योर स्टॉक्स। दोस्तों रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड ने अपने Q4 2021 के रिज़ल्ट अनाउंस कर दिए हैं। इस वीडियो में हम कंप्लीट एनालिसिस करेंगे रिलायंस के रिज़ल्ट्स का, उसके डिफरेंट बिजनेस सेगमेंट का परफॉर्मेंस कैसा रहा, और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी चीज़ बताऊंगा कि कोई भी कंपनी के जब रिज़ल्ट आते हैं तो उसमें हमको क्या पर्टिकुलरली इम्पोर्टेंट पैरामीटर देखने चाहिए जिससे हम वो कंपनी के शेयर पर क्या इम्पैक्ट होगी वो एसेस कर पाए। दोस्तों एक चीज़ समझ लो, जब भी हम एज अ रिटेल इन्वेस्टर कोई कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट करते हैं या ट्रेडिंग लेते हैं तो हम उसके पार्टनर नहीं बनते हैं। काफ़ी लोग आपको बोलेंगे कि अगर एक भी शेयर कंपनी का आपने ले लिया तो आप वो कंपनी के पार्टनर बन गए। दोस्तों ये एक कही सुनाई या आप बोल सकते हो बुकिश बातें हैं, प्रैक्टिकल बातें ये नहीं है। देखो, हम जब भी कोई कंपनी का शेयर लेते हैं तो एज अ इन्वेस्टर या ट्रेडर हमारा उसमें एक पर्पस होता है कि वो शेयर से हमको मुनाफा बेच के या ट्रेडिंग करके कैसा हो, हमारा वो कोई कंपनी के ऑपरेशन से मुनाफा करने का ऑब्जेक्टिव नहीं रहता है। तो दोस्तों ये पर्सपेक्टिव आप हमेशा ध्यान में रखिए। कोई भी कंपनी का एज अ रिटेल इन्वेस्टर हम रिजल्ट एनालिसिस करेंगे तो हम ये पर्सपेक्टिव से करेंगे, हम एक रिटेल इन्वेस्टर के नज़रिए से उसमें शेयर प्राइस पर वो रिजल्ट का क्या इम्पैक्ट होगा वो देखने वाले हैं। तो यही चीज़ हम ये वीडियो में भी करने वाले हैं। तो दोस्तों पहले समझ लेते हैं कि कोई भी कंपनी के रिज़ल्ट जब हम देखते हैं तो क्या इंपॉर्टेंट पैरामीटर हमको देखने चाहिए एज अ रिटेल इन्वेस्टर। तो मेरे हिसाब से दोस्तों ये पैरामीटर हमको देखने चाहिए। एक तो हम सबको पता है कि टोटल वो कंपनी का रेवेन्यू, इनकम, या कुछ लोग बोलते हैं कि वैल्यूज़ ऑफ देयर गुड्स एंड सर्विसेज कैसा रहा, तो वो देखना चाहिए। कोई भी बिजनेस में दूसरा चीज़ जो पहलू होता है इंपॉर्टेंट वो रहता है इनकम के बाद प्रॉफिट का। तो दोस्तों प्रॉफिट 2-3 तरीके से हम मेज़र करते हैं। एक है ईबिटा। जब हम ईबिटा बोलते हैं यानी ऐसा प्रॉफिट, ऐसा अर्निंग, देखो ईबिटा का जो फुल फॉर्म है वो है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स एंड डेप्रिसिएशन। यानी जो भी आपका प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, आपने जो डेट लिया है उसके इंटरेस्ट पेमेंट के पहले, या आपने टैक्स भरा है उसके भी पहले, या आप जो डेप्रिसिएशन यानी कि आपके पास जो एसेट है उसके मेंटेनेंस के लिए, जो खर्चे के लिए आप एक अलग अमाउंट रिजर्व करेंगे, उसके पहले आपका क्या प्रॉफिट है। यानी आप सीधा सीधा बोल दीजिए आपके ऑपरेशन से क्या इनकम हुआ है, प्रॉफिट जनरेट हुआ है बिफोर टैक्स, इंटरेस्ट एंड डेप्रिसिएशन। और अगर ये तीनों चीज़ भी हम डिडक्ट करते हैं अर्निंग में से तो वो हो जाता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स एंड डेप्रिसिएशन, एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड एवरी अदर थिंग्स। एंड दूसरा चीज़ जो हम देखते हैं दोस्तों वो है मार्जिन। तो ये चीज़ जो हो गया वो एब्सोल्यूट नंबर हो गया कि इतने करोड़ का ये कंपनी ने रेवेन्यू किया है, इतने करोड़ का ईबिटा है, इतने करोड़ का प्रॉफिट है, तो ये सब एब्सोल्यूट नंबर हो गया। लेकिन उसके साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि ये जो भी कंपनी ने रेवेन्यू या प्रॉफिट बताया है वो लास्ट क्वार्टर से और दूसरा लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर से ग्रोथ प्रोस्पेक्टिव से कैसा रहा। क्या वो कंपनी ने एब्सोल्यूट अच्छे नंबर पोस्ट किए हैं लेकिन लास्ट क्वार्टर से अच्छे है, ग्रोथ में है, ग्रोइंग है कि नहीं है, क्योंकि ये अपने कंपनी का फंडामेंटल चेंज कर सकते हैं दोस्तों। और कभी भी कंपनी का प्रॉफिट बढ़ता है तो उसका पी रेशियो आप देखेंगे वो कम होता है, क्योंकि अगर सेम आप देखेंगे आप देखेंगे तो P इज़ अ करंट मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर एंड E इज़ EPS यानी अर्निंग पर शेयर। तो जब भी कोई कंपनी का प्रॉफिट बढ़ता है तो इसका अर्निंग पर शेयर जो इसकी प्रॉफिट है वो भी बढ़ता है, तो उससे P रेशियो डाउन होता है। और अगर P रेशियो डाउन होता है तो फंडामेंटली हमारे लिए वो शेयर ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है ऑन अ फंडामेंटल बेसिस। इसलिए ये भी देखना ज़रूरी है दोस्तों ग्रोथ बेसिस। और दूसरा होता है कि जो कंपनी में अगर वेरियस बिजनेसेस है, जैसे आप रिलायंस देखेंगे तो रिलायंस का O2C यानी ऑयल टू केमिकल बिजनेस है, उसका जियो प्लेटफॉर्म का बिजनेस है और उसका रिलायंस रिटेल का भी बिजनेस है। तो ये सभी में कैसा है ये रेवेन्यू और प्रॉफिट का कंपोजिशन है वो भी देखना चाहिए, जिससे हमको पता चले कि जो मेन बिजनेस है, फ्यूचर का ड्राइविंग बिजनेस है, उसमें ग्रोथ हो रहा है कि नहीं, ये हमारा एक इम्पोर्टेंस भी रहता है। तो दोस्तों चलिए अभी नज़र डाल देते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के टोटल रिज़ल्ट पर। आप यहाँ देखेंगे दोस्तों ये क्वार्टर में कंपनी ने टोटल, जैसे मैंने आपको बताया था, कुछ कंपनी वैल्यू ऑफ सेल्स एंड सर्विसेज भी बोलती है, जो टोटल रेवेन्यू होता है वो है 1,72,000 करोड़, दिट इज़ ग्रॉस ऑफ GST। तो अगर इसमें हम ग्रोथ पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो हाँ, लास्ट क्वार्टर से इसका ग्रोथ 25% है, सब्सिक्वेंटली इमीडिएट लास्ट क्वार्टर से, और लास्ट ईयर से भी उसका अच्छा ग्रोथ है, अबाउट 15% जैसा ग्रोथ है, तो एक अच्छी बात है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं दोस्तों
कि जो भी कंपनीज मैन्युफैक्चरिंग में होती है या कॉमोडिटी ड्रिवन होती है जिसका सेल्स है, क्योंकि आप यहाँ देखेंगे तो रिलायंस का आज के दिन में भी जो सेल्स का फिगर है उसमें 65% जितना कंट्रीब्यूशन उसके O2C बिजनेस का है। उसके सेल्स के फिगर में जियो या रिटेल का कम कंट्रीब्यूशन है, 65% तक का, यानी 2/3 कंट्रीब्यूशन जो है वो अभी भी O2C का, ऑयल टू केमिकल का है। तो दोस्तों ऑयल टू केमिकल में जनरली क्रूड को हम प्रोसेस करते हैं और फिनिश प्रोडक्ट बनाते हैं। तो जब भी क्रूड का प्राइस बढ़ता है तो ऑटोमेटिकली सेल्स का फिगर हमको ज़्यादा लगता है, लेकिन इसमें इनका हो सकता है कि ज़्यादा कोई बिजनेस का कंट्रीब्यूशन ना हो, लेकिन रॉ मटेरियल या क्रूड का प्राइस बढ़ा इसके लिए सेल्स बढ़ा है। और ये क्वार्टर में भी ज़्यादातर आप देखेंगे तो यही हुआ है दोस्तों। इनका रेवेन्यू ज़्यादा बढ़ने का रीज़न ये है कि उनकी क्रूड की जो ये क्वार्टर में एवरेज प्राइस रही वो थोड़ी ज़्यादा रही थी लास्ट क्वार्टर से, और इवन लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर से, इनफैक्ट उससे तो काफ़ी ज़्यादा रही थी। तो हमारे हिसाब से रेवेन्यू ज़्यादा मायने नहीं रखना चाहिए। जो हमारे लिए ज़्यादा मायने रखना चाहिए वो है ईबिटा और प्रॉफिट का फिगर। हाँ, स्पेसिफिकली जियो और रिटेल में हम देखेंगे, क्योंकि वो ज़्यादातर आपके देखेंगे तो सर्विस सेक्टर टाइप का है और ट्रेडिंग के बिजनेस है, इसमें हम रेवेन्यू को ज़रूर देखेंगे, राइट। तो इसका रेवेन्यू 1,72,000 करोड़ है, वो लास्ट ईयर और इमीडिएटली लास्ट क्वार्टर से ज़्यादा है, तो एक हमारे लिए अच्छी बात है। लेकिन जैसे मैंने बोला इसको बहुत ज़्यादा मायने हम नहीं रखेंगे। अगर हम ईबिटा देखेंगे तो 26,000, यानी जो प्रॉफिट है बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स एंड डेप्रिसिएशन, उसमें एक 2% जैसी माइनर बढ़त है। लेकिन हम देखेंगे आगे कि कौन से बिजनेस में बढ़त हुई है, वो हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ग्रोथ ओरिएंटेड बिजनेस में इनकी बढ़त हुई है रेवेन्यू में तो एक अच्छा साइन माना जाएगा। दूसरा दोस्तों, अगर हम यहाँ देखेंगे तो फाइनेंशियल कॉस्ट, यानी जो इंटरेस्ट पेमेंट की कॉस्ट है वो माइनर रिड्यूस हुई है। आप देखेंगे 6.5% कम हुई है, क्योंकि काफ़ी चीज़ रिलायंस ने लास्ट ईयर में उन्होंने फंड एकत्रित किया है और उनके कारण उनका नेट बेसिस में, देखो अभी भी रिलायंस पर 2.5 लाख करोड़ का डेट है। ये एक चीज़ समझ लो दोस्तों, अभी जीरो डेट बुक में नहीं हुआ है, लेकिन हुआ क्या है, ये डेट के सामने ये लाख करोड़ है, इसके सामने उनके पास 2.55 लाख करोड़ का कैश भी है, क्योंकि उन्होंने काफ़ी सेल्स आपने देखा होगा जियो में, रिटेल में बेचा है, तो उसके जो पैसे आए हैं उससे इनका जनरेट हुआ है 2.55 लाख करोड़ का कैश। तो अगर डेट के सामने उतना ही कैश एंड इक्विवेलेंट है, इक्विवेलेंट यानी कैश और उसके इक्विवेलेंट उनके काफ़ी और इन्वेस्टमेंट सिक्योर एफडी या बाकी में रहेंगे, उसकी बात है, तो वो नेट बेसिस में उतना ज़ीरो हो जाता है। तो दोस्तों हमने यहाँ देखा, अगर आप प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करेंगे तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यहाँ हम देखेंगे 14,200 करोड़ है, जो लास्ट इमीडिएट क्वार्टर से इनफैक्ट डाउन हुआ है 5%, लास्ट ईयर से बढ़ा है। लेकिन दोस्तों लास्ट ईयर का सेम क्वार्टर में हमको पता है कोरोना की शुरुआत बहुत हो चुकी थी, और जो ये क्वार्टर पर्टिकुलरली हम फोर्थ क्वार्टर की बात कर रहे हैं वो दिसंबर टू मार्च का है, जिसमें हमको कोविड का ज़्यादा प्रभाव इंडिया में नहीं देखने को मिला था। इनफैक्ट लास्ट वीक ऑफ मार्च से ही कोविड पीकिंग शुरू हुआ था। तो हमको लगता है कि वर्स्ट इज़ येट टू कम, तो नेक्स्ट क्वार्टर में कोविड का इम्पैक्ट होगा। ये जो क्वार्टर था वो रिलेटिवली कम कोविड से प्रभावित था, ये भी हमको एक बात ध्यान में रखनी चाहिए। दोस्तों अभी ओवरऑल सेगमेंट में हमने देख लिया रेवेन्यू के टर्म्स में इनका एक पॉजिटिव साइड है। ईबिटा या अगर प्रॉफिट की भी बात करेंगे तो ऑलमोस्ट लिटिल बिट आई विल से इट इज़ ऑन अ डिसअपॉइंटमेंट साइड। लेकिन आगे हम देखते हैं कि बाकी बिजनेस ने कैसा किया है, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट ज़्यादा रहने वाला है। तो दोस्तों जैसे मैंने पहले आपको बताया था, ये O2C का बिज़नेस हो गया। यहाँ आप देख सकते हो इनकी जो टोटल रेवेन्यू है वो 1 लाख करोड़ के करीब है। जो हमारा टोटल ये क्वार्टर में 1.75 लाख करोड़ का आगे की शीट में हमने देखा, उसमें 70% कॉन्ट्रीब्यूशन O2C का अभी भी है। और ये जाहिर सी बात है दोस्तों, क्योंकि रिटेल और जियो आप देखेंगे तो ज़्यादा सर्विस और ट्रेडिंग ओरिएंटेड बिजनेस है, तो इसका रेवेन्यू में कॉन्ट्रीब्यूशन कम होगा। हाँ, एक अच्छी बात यहाँ ये है कि आप ईबिटा टर्म्स में देखेंगे, यानी ईबिट के टर्म्स में देखेंगे तो इनका जो कंट्रीब्यूशन है वो अभी 40% टू 45% हो गया, यानी लेस देन 50% है। तो एक तरीके से जो रिलायंस ने विज़न किया था कि हमारा ईबिटा के टर्म्स में रिलायंस में जो अर्निंग होता है वो बाकी बिजनेस से 50% से ज़्यादा आना चाहिए O2C के अलावा, तो ये यहाँ हो रहा है, तो ये एक अच्छी बात है। लेकिन यहाँ एक और प्रॉब्लम हो गया है, वो है आप मार्जिन में आप देखेंगे 11.3%, जो लास्ट क्वार्टर से भी कम है और इमीडिएटली लास्ट ईयर के अगर आप देखेंगे लास्ट क्वार्टर से भी
कम है, लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर से भी दोनों के टर्म्स में कम है। तो ये एक चीज़ नेगेटिव O2C में हमको लग रही है। हाँ, आप दूसरा चीज़ देखेंगे तो एक्सपोर्ट्स जो उनका दूसरी कंट्रीज़ को होता है वो 28% कम हुआ है, वो भी एक हमारे हिसाब से नेगेटिव बात है। लेकिन एक चीज़ ये हो सकती है कि अभी जो बाकी कंट्रीज़ है जहाँ इनके ज़्यादातर एक्सपोर्ट होते हैं, आप यूरोपियन कंट्रीज़ बोल लीजिए, US की कंट्रीज़ बोल लीजिए, तो बाकी वो सभी में कोविड अभी कंट्रोल में काफ़ी तरीके से आ गया है। तो हो सकता है नेक्स्ट क्वार्टर में एक्सपोर्ट का जो 28% डिक्लाइन है वो हमको रिकवर होता हुआ नज़र में आए। तो हमको लगता है कि O2C आगे आने वाले क्वार्टर में अच्छा कर सकता है, प्रोवाइडेड इनका जो अभी प्लांट जामनगर में है जो मेन कंट्रीब्यूशन करता है, या पेट्रोकेमिकल के हज़ीरा में, दहेज में, नागोथाने वगैरह में प्लांट है, वो 100 से ज़्यादा कैपेसिटी पर ये चला पाते हैं कि नहीं, ये हमको देखना होगा। क्योंकि इंडिया में अभी कोविड की सिचुएशन बहुत ख़राब है दोस्तों, और ये केसेस में क्या ये लोग पीक पे जो नॉर्मली रिलायंस 107-108% डिज़ाइन कैपेसिटी के से भी प्लांट चलाती थी, वो अभी 100 से ज़्यादा चला पाती है कि नहीं, वो हमको देखना होगा। तो ये एक अनसर्टेनिटी अभी भी बनी रही है। तो आई वुड से दैट दिस O2C बिजनेस इज़ अ न्यूट्रल इन टर्म्स ऑफ रिजल्ट, लेकिन हमको ग्रोथ प्रोस्पेक्ट में आगे अभी भी एक अनसर्टेनिटी बनी रही है। तो ये एक न्यूट्रल एस्पेक्ट है। दूसरा जो इनका मेन बिजनेस है वो जियो प्लेटफॉर्म का है, उसका परफॉर्मेंस हम देख लेंगे दोस्तों। आप यहाँ देखेंगे कि इनका जो रेवेन्यू है वो 21,600 करोड़ है। तो इमीडिएट अगर आप लास्ट क्वार्टर देखेंगे उससे ये डिक्लाइन हुआ है, और मेरे हिसाब से ये सबसे ज़्यादा चिंता की बात है दोस्तों, क्योंकि हमने देखा कि अबाउट 6 महीने पहले फार्मर के प्रोटेस्ट वगैरह चालू हुआ था, वो क्वार्टर में भी उनको एक इम्पैक्ट हुआ था। और इसके बाद अभी भी ये क्वार्टर में अगर आप देखेंगे तो ये चर्निंग यानी जो सब्सक्राइबर है वो दूसरी भारती एयरटेल जैसी कंपनी में जा रहे हैं, वो क्लियर कट यहाँ से नज़र आता है। आपका रेवेन्यू ग्रोथ कम कैसे हो सकता है, ये एक बड़ी चिंता है दोस्तों। आपका अगर प्रॉफिट कम होता है, सर्विस ओरिएंटेड सेक्टर है, तो आपको तो कस्टमर लेके आना है ना। अभी तो आपका वोडाफोन आइडिया भी जो मार्केट में तीसरा सब्सक्राइबर था, तीसरा टेलीकॉम प्रोवाइडर था, वो भी चला गया। तो अभी आपका रेवेन्यू कम कैसे हो रहा है, तो ये एक मेरे हिसाब से चिंता की बात है। भारती एयरटेल बहुत ही जल्दी ग्राउंड गेन कर रहा है उनकी सर्विसेज के हिसाब से, तो ये एक देखना होगा दोस्तों कि आगे ये लोग। दूसरा एक चीज़ दोस्तों, एक नेगेटिव इम्पैक्ट ये है कि टेलीकॉम छोड़ के बाकी जियो जो खोल रहा है वो सब अनाउंसमेंट है कि हम IoT प्लेटफॉर्म में आएंगे, हम हेल्थ सेक्टर में एक बड़ा चीज़ करेंगे, इसके अलावा भी हम बाकी भी होम की सिक्योरिटी में बहुत बड़ा चीज़ करेंगे। दोस्तों ये हो कहाँ रहा है, ब्रॉडबैंड का बिजनेस में वो ऑलरेडी है, तो अभी ये चीज़ हो कहाँ रहा है। इनका ज़्यादातर अभी भी रेवेन्यू वगैरह आ रहा है वो टेलीकॉम के बिज़नेस से, नॉर्मल फ़ोन मोबाइल कॉलिंग के बिज़नेस से आ रहा है। तो जियो को रिवॉल्यूशन के जो टाइटल हम दे रहे थे मोस्ट इनोवेटिव कंपनी का, वो तो इसके लिए है कि इसके अलावा काफ़ी चीज़ में वो आएंगे, लेकिन अभी तक वो आए नहीं है दोस्तों। इसका हमको कोई भी सब्सटेंशियल अनाउंसमेंट भी ये रिज़ल्ट में नज़र में नहीं आया है। तो ये एक हमारे लिए बहुत ही नेगेटिव सिग्नल है। आप इनके सब्सक्राइबर देखेंगे तो मार्च क्वार्टर के एंडिंग के में जो सब्सक्राइबर थे वो 42.6 करोड़ है। ऑलमोस्ट इतने ही सब्सक्राइबर भारती एयरटेल के अभी है। तो भारती एयरटेल ने मार्केट बहुत ही अच्छी तरीके से मेंटेन तो किया, लेकिन जो लॉस किया था वो भी इन्होंने कैचअप कर दिया। एक दूसरी डिसअपॉइंटिंग बात यह है दोस्तों, ARPU यानी कि एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र, जो लास्ट क्वार्टर में 151 रुपीज़ पर सब्सक्राइबर, यानी जो भी आपका मोबाइल का सिम कार्ड लेता है या कस्टमर बनता है ब्रॉडबैंड का, तो पर सिम कार्ड जो इनका या पर यूज़र जितना है रेवेन्यू इनका 151 रुपीज़ हुआ था, वो सीधा घट के 138 हो गया। क्योंकि उन्होंने, आपको याद होगा दोस्तों, जियो टू अदर मोबाइल भी अभी कोई आपको चार्ज नहीं देना पड़ता है, तो IUC जो चार्ज है ये ज़ीरो हो गया, डिस्कार्ड हो गया। इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट अभी इन पर नज़र में आ रहा है। तो ये एक नेगेटिव बात है। और जैसे मैंने आपको पहले बताया दोस्तों, कोई भी बिग अनाउंसमेंट उनके अदर यानी टेलीफोन का जो वॉइस कॉलिंग और डेटा का बिज़नेस है वो छोड़ के बाकी जो बिज़नेस है जिसमें इतनी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है, कोई भी हमको बड़ा अनाउंसमेंट नज़र में नहीं आया, पॉजिटिव सरप्राइज़ नज़र में नहीं आ रहा है। और दोस्तों रिलायंस में जो अभी भी अपमूव होना होगा है, अपटिक होगा, ब्रेकआउट होगा ये शेयर में, वो जियो प्लेटफॉर्म पर बाकी अनाउंसमेंट से होने वाला है। O2C बिजनेस में अगर कुछ आता है तो वो एक बोनस सरप्राइज़ होगा, मेन सरप्राइज़ नहीं होगा। तो आई वुड से दैट दिस इज़ अ बिग डिसअपॉइंटमेंट ऑन जियो प्लेटफॉर्म फ्रंट। अभी हम देख लेते हैं रिलायंस रिटेल का परफॉर्मेंस कैसा रहा। यहाँ आप देखेंगे दोस्तों, रिलायंस रिटेल ने मेरे हिसाब से ये वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग बिजनेस उभर के आया है ये क्वार्टर में, और इतने चैलेंजिंग टाइम में, जब इतना कोविड में
हमारे पास कंट्री में रिलायंस के यानी बाकी कोई भी मॉल्स में, शॉपिंग मॉल्स में लोग नहीं जा रहे थे। बहुत ही अच्छी तरीके से इन्होंने जियो मार्ट को प्रमोट किया और इतना अच्छा इन्होंने सर्विसेज दिया होगा कि जिससे आप देखेंगे यहाँ इनका रेवेन्यू काफ़ी अच्छा लास्ट क्वार्टर एज वेल एज इमीडिएट साल का लास्ट क्वार्टर, ये दोनों से 24% अपने को बढ़त मिली है। आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द एक्सेप्शनल रिजल्ट। यहाँ आप देखेंगे अगर रेवेन्यू ईबीटा का देखेंगे तो 33,600 करोड़ है, ये दिस इज़ ऑल्सो मार्वेलस। आपको यहाँ ऑफकोर्स 25% जितना अगर रेवेन्यू बढ़ा है लेकिन प्रॉफिट 17% बढ़ा है, यानी मार्जिन में कहीं ना कहीं कमी आई है। मेरे हिसाब से दोस्तों ये मार्जिन की कमी है वो एट्रीब्यूटेबल है ड्यू टू कोविड, बिकॉज काफ़ी इनका जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है, जो बाकी मॉल में आपका फिक्स्ड, आप एक बार मॉल लगा के बैठे हैं तो कोई ना कोई इलेक्ट्रिसिटी बिल, पावर बिल वगैरह कुछ मिनिमम कॉस्ट तो आपको आएगी, लेकिन उसके सामने कोई भी लोग कम आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, नेग्लिजिबल आ रहे हैं, तो इसके कारण मार्जिन पे थोड़ा दबाव होगा। लेकिन मेरे हिसाब से ये रिकवर हो जाएगा। ये टेम्पररी फिनोमिनन है, दो तीन क्वार्टर के बाद कोविड की सिचुएशन जैसे ही नॉर्मलाइज होगी ये बहुत ही जल्दी रिकवर हो जाएगा। तो आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मर इन रिलायंस बिजनेस इज रिलायंस रिटेल एंड देन O2C। वी ऑल्सो फील दैट जियो मार्ट का अभी काफ़ी ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट बाकी है, सो वी आर वेरी पॉजिटिव ऑन ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट ऑफ जियो मार्ट। फिर भी दोस्तों टाटा और बाकी भी कंपनीज है जो मार्केट में आ रही है, लेकिन देखो दोस्तों, देखो $100 बिलियन का एस्टिमेटेड रिटेल बिजनेस का कारोबार है या इंडस्ट्री है इन इंडिया। तो इसके हिसाब से अगर 2 या 3 प्लेयर अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, टाटा, रिलायंस रहते हैं तो भी ये बहुत ही बड़ा साइज़ है, सफिशिएंट साइज़ है। कोई इतना कंपटीशन का थ्रेट हमको इसमें नहीं नज़र में आ रहा है। तो रिलायंस रिटेल एक अच्छा कारोबार है दोस्तों, और हमको इस क्वार्टर में बहुत ही अच्छा पॉजिटिव सरप्राइज इसमें देखने को मिला, राइट। तो अभी दोस्तों हमने तीनों मेन सेगमेंट देख लिए, अभी बाकी सेगमेंट में हम नहीं जाएंगे। हमने देख लिया कि रिलायंस का O2C बिजनेस में वी आर न्यूट्रल, रिलायंस के टेलीकॉम जियो के जो बिज़नेस है उसमें इट इज़ डिसअपॉइंटिंग, एज वेल एज रिलायंस रिटेल देखेंगे तो उसमें हमको बहुत ही अच्छा पॉजिटिव सरप्राइज मिलता है। तो इसके बाद हम टेक्निकल चार्ट में देख लेते हैं और उसके बाद कंक्लूड करेंगे कि रिजल्ट का शेयर प्राइस पर क्या इम्पैक्ट होगा, क्योंकि वो जानना बहुत ही ज़रूरी है हमारे लिए। दोस्तों आपको याद होगा 3 दिन पहले मैंने रिलायंस का एक आपको शॉर्ट वीडियो बना के टेक्निकल चार्ट का एनालिसिस किया था और मैंने बताया था एक क्लियर कट यहाँ हमको राउंडिंग पैटर्न और आप बोलेंगे तो W पैटर्न भी देखने को मिल रही है। और कुछ सेशन से रिलायंस का स्टॉक एक डाउनवर्ड ट्रेंड में था, मार्केट से अंडर परफॉर्म कर रहा था, उसके बाद ये कंसोलिडेशन फेज में आया और अभी हम देखेंगे लास्ट 2 या 3 सेशन से तो हम देख सकते हैं अपवर्ड मूवमेंट में भी आ गया है और 2000 के ऊपर एक ब्रेकआउट भी इसने दिया था। तो अभी भी वी फील दैट टेक्निकली दिस चार्ट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, क्योंकि जो भी रिजल्ट में डिसअपॉइंटमेंट है वो ऑलरेडी इसमें डिस्काउंट हो चुकी है। तो मेरे हिसाब से अगर ज़्यादा इसमें डीप आता है तो हमको बाय करना चाहिए, क्योंकि वो इररेशनल होगी। हाँ, ये रिज़ल्ट मेरे हिसाब से इतना अच्छा नहीं है, इतने बड़ी उनमें अनाउंसमेंट भी नहीं है, जैसे सऊदी आरामको जैसा कोई भी अनाउंसमेंट हमको इसमें देखने को नहीं मिला। जियो के फ्रंट में भी कोई अदर बिजनेस इसमें बड़ा अनाउंसमेंट देखने को नहीं मिला है। IoT बिजनेस या बिजनेस टू बिजनेस का कनेक्शन जो ये लोग कर रहे थे वो भी बहुत बड़ा कोई अनाउंसमेंट देखने को नहीं मिला है। तो ये एक नेगेटिव न्यूज़ है। लेकिन ये शेयर प्राइस आप देखेंगे तो ऑलरेडी हमको लगता है कि पिछले कुछ समय से मार्केट ऑलरेडी ये एंटीसिपेट करके बैठा था और ये सभी चीज़ हो गई थी, इसलिए ओवरसोल्ड हो गया था और बाद में अप आया है। फिर भी एक सेंटिमेंटल एक रब ऑफ इफेक्ट रहता है दोस्तों। रिजल्ट जो भी आता है उसका पॉजिटिव या नेगेटिव उसके इमीडिएट नेक्स्ट डे पे, ट्रेडिंग डे पे एक रब ऑफ इफेक्ट देखने को मिल सकता है। तो अगर ये शेयर मंडे ओपन होने के बाद 2 या 3% डाउन भी जाता है तो वी फील दैट एज फार एज इट इज़ अबोव 1900 इसमें हमको एक बाइंग की बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी नज़र आती है। जैसे मैंने वो शॉर्ट वीडियो में टेक्निकल एनालिसिस में आपको दिखाया था कि यहाँ एक राउंडिंग पैटर्न और W पैटर्न दोनों मल्टीपल पैटर्न बन रहा है। ब्रेकआउट के इंडिकेशन इसने 2000 के ऊपर ऑलरेडी हमको दिए थे और जो नेक्स्ट इसका टारगेट है हमको लगता है 5% to 6% का गेन ये हमको 6 to 8 वीक्स में हमको दिखा सकता है। ये स्टैंड पर हम अभी भी कायम है। इनफैक्ट वी विल से दैट अगर ये 1900 के करीब आता है तो इसमें बाय ऑन डिप्स की हमारी एक स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए। तो दोस्तों हम कंक्लूड कर देते हैं जो हमने कंक्लूड किया है उसको।
तो वी ऑलरेडी सेड दैट O2C इज़ न्यूट्रल, कोई बड़ी अनाउंसमेंट आरामको या उसकी नहीं है, और जो उनके रिजल्ट है वो भी एक तरीके से आप न्यूट्रल ही मानेंगे, ये नेगेटिव भी नहीं है लेकिन न्यूट्रल है। जियो का जो रिजल्ट है हमने देखा, रेवेन्यू कम हुआ है, सब्सक्राइबर बेस का ग्रोथ एडिशन कम हुआ है, तो ये डिसअपॉइंटिंग है। रिलायंस रिटेल मेरे हिसाब से सबसे अच्छा है, इसमें एक डार्क हॉर्स उभर के आया है ये क्वार्टर के लिए। तो वन इज़ बेसिकली न्यूट्रल, वन इज़ डिसअपॉइंटिंग एंड वन इज़ पॉजिटिव। सो मेरे हिसाब से ये तीनों सेगमेंट कंसोलिडेट करेंगे तो ये न्यूट्रल रिजल्ट है, कोई पॉजिटिव सरप्राइज नहीं है, ना कोई बहुत बड़ी नेगेटिव ऑन अ कंपनी फ्रंट है। लेकिन एक चीज़ जो मुझे लगा, जो रिलायंस से बाकी शेयर होल्डर्स एक्सपेक्ट करते हैं जनरली, वो करते हैं रिलायंस एक सुपर हीरो है, सुपरमैन है, तो बहुत ही अच्छे अनाउंसमेंट और बिगर अनाउंसमेंट इसमें होने चाहिए। लेकिन इसमें ना कोई बड़े न्यूज़ हमको आरामको या ऐसी कोई देखने को मिले, ना कोई जियो का पॉजिटिव सरप्राइज देखने को मिला। तो इसका एक न्यूज़ के रिलेटेड अनाउंसमेंट नहीं होने से एक रब ऑफ इफेक्ट मार्केट में हमको नेक्स्ट मंडे या ट्यूसडे जब ओपन होता है तब देखने को मिल सकता है। लेकिन फिर भी टेक्निकली ये चार्ट में बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, तो मुझे लगता है कि बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी हमको इसमें अपनानी चाहिए, और नेक्स्ट 2 से लेकर 3 महीने में हमको इसमें 5 to 6% का गेन टेक्निकली दिख रहा है। तो दोस्तों आप आपका एनालिसिस खुद करिए, क्योंकि ये सभी जो स्टॉक मार्केट के इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग है उसमें आप आपका हार्ड अर्न मनी लगाते हैं, और हम नहीं चाहते हैं कि आप किसी और की सलाह पर ऐसे ही आंख बंद करके कोई भी ट्रेड या इन्वेस्टमेंट ले ले। आप खुद आपका एनालिसिस करिए, ये हमारा एक तरीका है कैसे हम रिज़ल्ट को भी एनालिसिस करके स्टॉक में इम्पैक्ट आपका एनालिसिस कर सकते हैं। दोस्तों आई होप आपको ये डिटेल्ड वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये पसंद आया तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल श्योर स्टॉक्स, एंड ऑल्सो शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।